अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं अपने वीडियो में बेसिकली बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 है, फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स, उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी और अपने नेक्स्ट टॉपिक में पूरा कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। जो टॉपिक्स हैं वो है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, फैक्टर्स इन द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड इब्न खालदून एंड अदर थिंकर्स, रेनेसांस इन यूरोपियन कंट्रीज़। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव, समाजशास्त्र कैसे अस्तित्व में आया, तो हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि समाजशास्त्र सर्वप्रथम पश्चिम देशों में आया यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आया। जब ये आया उससे पहले के जो हालात थे, जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी एक्चुअली में। जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ का शासन जो था बहुत निरंकुश था, या राजतंत्र या सामंतवादी व्यवस्था, जिम्मेदारी सिस्टम जो भी था, उसमें जो भी पावरफुल था, जो रूल करता था, रूरल था, उसके पास सारी पावर होती थी। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने कानूनों के तहत जो आम आदमी को कंट्रोल करता था। और आम आदमी जो कह सकते हैं कि वहाँ पर उनका धर्म में विश्वास बहुत ज़्यादा था, बहुत रिलीजियस पीपल, और वो ऐसा विश्वास करते थे कि जो है राजा है या कोई सामंत है, वो क्या है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो जो भी वो कहेगा उसको हमको आँख बंद करके मानना है, उसके ख़िलाफ़ वो कुछ भी सोचते भी नहीं थे। उनके ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाना या कुछ बोलना वो एक बहुत दूर की बात थी। इस वजह से कहा जाता है कि उनको अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई किसी तरह की फ्रीडम नहीं थी। लेकिन जो कुछ फ़िलासफ़र्स आए यूरोपियन, जैसे कि आपके प्लेटो, अरिस्टोटल, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने एक नई सोच दी। लगभग 400 वर्ष पहले ईसा से प्लेटो जो इन्होंने आदर्श समाज की स्थापना करने की बात की थी। उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में बहुत डिटेल में बात की है कि कैसा राज होगा, कैसे व्यक्ति रहेंगे, कैसी सोसाइटी होगी, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, शिक्षा, जस्टिस, मॉरल थ्योरीज़ के बारे में इन्होंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की। तो एक मॉरलिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, लोगों को एक ऊंचा स्थान दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इन सब चीज़ों से एक माहौल बन रहा था समाजशास्त्र से पहले उसके उद्भव का। अरिस्टोटल जो है प्लेटो के ही शिष्य रहे और इन्होंने भी अपनी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में बहुत डिटेल में एक आदर्श समाज की बात की और इन्होंने व्यक्ति को बहुत इम्पोर्टेंट दिया। इसी तरह से इब्न खालदून जो है साउथ अफ्रीका, उन्होंने वहाँ पर बहुत अपने क्रांतिकारियों को विचार दिए, फ़िलासफ़र्स थे। तो ये सब इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। इन सब के योगदान से हम कह सकते हैं कि जो फ्यूडलिज़म था, सामंतवाद था, वो समाप्त हुआ। लोगों को फ्रीडम मिली, अपने एक स्पीच की, बोलने की आज़ादी मिली। तो कंट्रीब्यूशन टू द फिलोसफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप कंट्री, कि बहुत इन फिलोसफर का इम्पोर्टेंट मॉडर्निटी, आधुनिकता ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पुनर्जागरण, यूरोपियन कंट्रीज़ में पुनर्जागरण, रेनेसांस इन यूरोपियन कंट्री। इसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, एनलाइटमेंट पीरियड इन यूरोप, ये सभी चीज़ों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे मैंने बताया कि अरिस्टोटल, अरिस्तु, प्लेटो, इब्न खालदून, इस तरह से इन थिंकर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने कह सकते हैं कि एक नई सोच दी हर किसी को। उसी तरह से और भी थिंकर्स थे, जैसे फ्रांस में रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाया, रोल प्ले किया वहाँ पर। इंग्लैंड में ह्यूम, एडम फर्ग्यूसन, इटली में जी वाइको, इन्होंने नए साइंस की बात की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि फ़िलासफ़र जो थे, इन्होंने समाज को समझा एक लॉजिक के साथ। समाज की जो व्यवस्था उसमें भी इन्होंने लॉजिक को ढूंढा। मॉडर्निटी की हम बात करते हैं कि मॉडर्निटी फ़िलासफ़र का तो कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि फ़िलासफ़र्स ने जब एक सोच दी तभी वो धीरे धीरे आगे जाकर कि कुछ ऐसा लोगों में
आगे जब पूरा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे रीजंस को, तो और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरह से एक लोगों ने सोचना शुरू किया इसमें। जैसे आपका सेंट साइमन ने सोचा कि समाज को समझने के लिए, समाज से जुड़े हुए विषयों को समझने के लिए भी कुछ विषय होना चाहिए, कुछ ऐसा किसी के ज़िम्मेदारी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। बाकी जो नेचुरल साइंसेस थी वो सब अपना काम कर रही थी, अपना सब वर्क कर रही थी, और वो अपनी अपनी जो भी सब्जेक्ट्स था उसके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेंशंस कर रहे थे। बट समाज तो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट था, लेकिन उसके लिए कोई भी विषय, कोई भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, सोच दिया। मॉडर्निटी जब आई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे साइंटिफिक विजन हो गया, वैज्ञानिकता बात को बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी ने फेवर किया कि जब तक हम चीज़ों को देखें ना, जब तक एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं करेंगे स्टेप वाइज सीक्वेंशली, तब तक हम किसी भी चीज़ को आँख बंद करके ना मान लें। फिर पर्सनल फ्रीडम जो है, व्यक्तिगत आज़ादी जो है, वो भी एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हर व्यक्ति को जो है अपनी कैसे उसे काम करना, वर्क करना, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह से सेकुलरिज्म, सभी धर्म को एक समान नज़रिए से देखना, इक्वालिटी, सभी व्यक्तियों को एक समानता से देखना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजंस लेने, जो काम करने, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जो भी अंधविश्वास है, विश्वास करना, बिलीव करना इज़ गुड, बट ज़रूरत से ज़्यादा और बिना लॉजिकल, वो आपका अंधविश्वास है। या परंपराओं को हम फॉलो करें, ऐसा नहीं कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ दें, उससे हट जाएं, बट सोच समझ के फॉलो करें। अगर ऐसी कोई भी परंपरा जो कि हमारे जीवन में समस्याएं पैदा कर रही, तो उसको छोड़ देना बेहतर है। तो ये मॉडर्निटी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं सोशियोलॉजी के इमरजेंस में इन्होंने एक रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इस विषय को आगे करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पुनर्जागरण काल की बात करें तो रेनेसांस जो है अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में है। सबसे पहले इटली में जो इसका टाइम पीरियड था 15 टू लेकर 16 सेंचुरी था। ये जो समय था जब लोग एक अवेयर हुए, कह सकते हैं जागे, तो एक तरह से डेवलपमेंट, विकास की तरफ अग्रसर हुआ इटली। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिशन होने लगा, मिडिल एज जो थी वो उससे मॉडर्निटी की तरफ हो गए, कि लोग हर चीज़ों को अपना एक उनका साइंटिफिक विजन हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, और उनकी इस तरह से जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ट्रेडिशन से थोड़ा बाहर रहना, अंधविश्वास को छोड़ना, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर उसके बाद ये इटली की फ्लोरेंस सिटी से शुरू हुआ था। इसमें कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लियोनार्डो दा विंची, जो कि पेंटर थे, ड्राफ्टमैन थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। तो इनकी जो पेंटिंग थी मोनालिसा, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और वर्जिन ऑफ रॉक्स जो इनका एक बिल्कुल जो एक ट्रेडिशनल जो रूप था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। इन्होंने दिखाया कैसे ब्रदरहुड, ह्यूमनिज़म, हैप्पीनेस को बढ़ावा देती हुई इनकी पिक्चर थी। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा इस काल में, ये सब चीज़ें इटली में रेनेसांस। एंड द जर्मनी का जो पीरियड था उसमें भी आप देख लीजिए, ये 15 से लेके 16 सेंचुरी था। इसमें भी इन्होंने ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, बहुत मानवतावाद पे। और एक उस दौर में एक कॉन्ट्रडिक्शन था बहुत ज़्यादा, जो सामंतवादी थे और बौद्धिक वर्ग था, उन लोगों के बीच में जो पुराने ख्यालों के या सामंतवादी जो राजा, वो चाहते थे कि जो भी परंपरागत रूप से चीज़ें आ रही हैं उसको ऐसे जस्ट फॉलो करना है, जबकि जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, बौद्धिक वर्ग था, वो चाहता था कि सब कुछ नए तरीके से और नया साइंस हो। तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे ट्रेडिशनलिज्म के। फिर इसमें गुटनबर्ग जो थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन की। और बहुत अच्छी बात थी कि मार्टिन लूथर की जो बुक थी न्यू टेस्टामेंट, धार्मिक पुस्तक थी ये, इसका हिंदी में अनुवाद जो पब्लिश हुआ, इसके एक पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि इस बुक में इन्होंने धर्म का जो मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक जो एस्पेक्ट का, उसको इसमें बहुत बढ़ चढ़ के बताया। इस वजह से शायद ये इसी वजह से छपी हुई। तो ये यहाँ का था, जर्मनी का। फिर उसके बाद फ्रांस में जो पीरियड था रेनेसांस का, वो 15 से लेकर 17 सेंचुरी था। इसे कहा गया एरा ऑफ रीबर्थ, मतलब कि एक तरह से पुनर्जीवन। इस काल में भी ह्यूमनिज़म
मानवतावाद पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। एक्सप्लोरेशन की बात की गई, न्यू वर्ड खोजो, तलाश करो कुछ नया, कुछ अच्छा। ह्यूमन राइट्स की बात की गई, फ्रांस में सबसे पहले इसमें बात की गई नेशनल लेवल पे। उसके बाद आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, मतलब एक बौद्धिक कह सकते हैं क्रांति। लिटरेचर और समाजवाद, विज्ञान, कला, संस्कृत, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। फिर इंग्लैंड में जब रेनेसांस आया, उसका पीरियड भी था 15 से लेकर 17 सेंचुरी था। इस दौर से या इससे कह सकते हैं थोड़ा सा पहले जो लोग थे गांव से बहुत ज़्यादा शहरों में, सिटीज़ में रहने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, क्राउड था, अनहाइजीनिक था। बट लेकिन क्या हुआ कि जब यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ तो लोग अवेयर होने लगे, तो लोग जो है डार्कनेस से लाइट की तरफ एक तरह से उनका ट्रांजिशन होने लगा। मेडिसी फैमिली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था ये। दे इनोवेटेड न्यू बैंकिंग सिस्टम, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम एक नए तरीके से इनोवेट किया था। और इनका बहुत अच्छा फैमिली कह सकते हैं इनका रोल प्ले किया। लॉजिकल थिंकिंग थी। यूटोपिया बुक लिखी गई थी थॉमस मुरे के द्वारा, परफेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड थी ये बुक, जिसमें इन्होंने बिल्कुल एक कह सकते हैं ना ख्यालों में एक कल्पनावादी एक ऐसा संसार जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, जिसमें एक कॉमन कल्चर की बात की थी, वे ऑफ लाइफ है ना, कैसी वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए, सब मिलजुल के रहें, सोशल इंटीग्रेशन की बात की थी, सेकुलरिज्म की बात की थी, धर्मनिरपेक्षवाद, प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म की हम सब एक नेशन के रहने वाले हैं, मेडिकल साइंस को बढ़ावा दिया, टेक्नोलॉजी को, साइंस को, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है पुनर्जागरण काल इसने भी एक समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इस काल में बहुत ज़्यादा मानवतावाद पे फोकस किया जाना शुरू किया। बेसिकली इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड तक तो रहा, बट इसके आगे और भी छोटे छोटे बड़े ये सब संपन्न देश थे, लेकिन ऐसा नहीं था, छोटे छोटे देशों में भी ये फैला और लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने जो है समाजशास्त्र के उद्भव में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे हुआ, कहाँ पर कौन से थिंकर्स ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन था वो क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में फर्दर जो वीडियोस मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह उसको अपलोड करूंगी। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं एक कोटेशन के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगी। द फर्स्ट रूल ऑफ द फोकस इज़ दिस, वेयर एवर यू आर बी देयर, जहाँ भी आप रहिए बस पूरा फोकस के साथ रहिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें और आप सब लोगों को कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।